चलिए, आज की इस खास पेशकश में हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए हैं। मनी एडु स्कूल के फाउंडर अर्नब पंड्या और साथ ही निर्मल बंग के रिसर्च हेड कुणाल शाह हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन अर्नब जी, पहले आपके पास आएंगे क्योंकि हमने देखा आज बाजार में जोरदार गिरावट का आलम रहा। हफ्ते का पहला कारोबारी दिन और बाजार में गिरावट, साफ तौर से हमने जियोपॉलिटिकल टेंशन के चलते ये गिरावट देखी है। 532 पॉइंट निफ्टी टूटा है। 1747 अंक की गिरावट हमने सेंसेक्स में आते हुए देखी है। मिड कैप 1171 अंक गिरा है। निफ्टी बैंक में हमने 1609 अंकों की गिरावट देखी है। चौतरफा कमजोरी आज के बाजार में। अहम बात यहां पर यह है कि निवेशकों को किस तरह का संदेश जाता है और उन्हें अब किस तरह की रणनीति अपनानी चाहिए इस गिरावट में, और कितनी गहराई अभी बाकी है। क्या हम बाजार में और गिरावट अब आता हुआ देखेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल होगा तमाम निवेशकों के लिए। क्या कहना चाहेंगे तमाम निवेशकों को जिन्होंने आज की गिरावट में अपने हाथ जलाए हैं? वो एक्टिविटीज में पैसा डालते हैं तो उनको ये इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि कई बार इस प्रकार के बड़े मूव आए, तो ये एक नेचुरल पार्ट ऑफ इक्विटी इन्वेस्टिंग। अब दूसरी बात ये रही कि आज की गिरावट के पीछे मुख्य कारण क्या है, और ये बहुत क्लियरली जियोपॉलिटिकल टेंशन है, क्योंकि जो यूक्रेन के बॉर्डर्स पर पूरी सिचुएशन आज खड़ी हुई है, जहां पर रशिया ने 3 साइड से वहां पर घेराबंदी कर ली है और काफी सारी उनकी वॉरशिप्स भी है जो अब ब्लॉकेड कर रही है यूक्रेन के वाटर्स को। तो यहां से जो डर है कि इससे एक यूरोप के लैंड पे एक युद्ध शुरू हो सकता है, इसीलिए जो रिस्की एसेट्स है वहां पर आप सिर्फ भारत में ही नहीं लेकिन पूरे दुनिया में आप रिस्की एसेट से लोग यानी कि इन्वेस्टर्स दूर जा रहे हैं। तो इक्विटी मार्केट्स अक्रॉस द वर्ल्ड इसका इंपैक्ट हुआ है, और ऑब्वियसली जो पैसा है वो रिस्की एसेट से सेफ एसेट्स की तरफ जा रहा है। तो अगर आपने देखा होगा तो फ्राइडे को जो यूएस ट्रेजरी बॉन्ड यील्ड है वहां पर गिरावट आई थी। गोल्ड में जो पैसा जा रहा है उसके हिसाब से वहां पर भी एक गोल्ड में बढ़त आ रही है। तो ओवरऑल जो ग्लोबली इन्वेस्टर्स आज की तारीख में कर रहे हैं वो रिस्की एसेट से लेस रिस्की एसेट या प्रोटेक्शन वाले एसेट्स में जा रहे हैं। और प्रश्न आगे ये आता है कि आगे जाके क्या होगा, लेकिन इस पर किसी को पता नहीं है, क्योंकि ये कोई नॉर्मल करेक्शन या इम्पैक्ट वाली सिचुएशन नहीं है, क्योंकि जो भी सिचुएशन यूक्रेन के आसपास से उभर के आएगी उसी पर निर्धारित होगा कि किस प्रकार से इक्विटी मार्केट्स आगे जाके बिहेव करेंगे। तो एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आपके लिए जो लेसन है यहाँ पर बहुत क्लियर है कि इस प्रकार की गिरावट और अप ट्रेंड्स आपको इक्विटी मार्केट्स में आते ही दिखेंगे। तो आपको रेगुलर इन्वेस्टिंग करना है और रेगुलर इन्वेस्टिंग से ही अपना पोर्टफोलियो धीरे धीरे करके बढ़ाना है, और इस प्रकार की शॉर्ट टर्म मूवमेंट से घबराना नहीं है और इसको बहुत इंपॉर्टेंस देना नहीं है। तो आप अपने रेगुलर प्लान से कंटिन्यू कीजिए। लेकिन यहाँ जब इस तरह की गिरावट हम देखते हैं इक्विटी बाजार में, तो साफ तौर से सोने की डिमांड जो है वो बढ़ जाती है। एक सेफ हेवन अपील एक बार फिर से हम सोने की आता हुआ देख रहे हैं। इनफैक्ट सोना ही नहीं, चांदी भी और तमाम बेस मेटल्स में भी हम कीमतों में तब्दीली देख रहे हैं। सोने में खासतौर से अगर हम देखें तो तेजी का ट्रिगर ही दिखाई दे रहा है। यहाँ पर सेफ हेवन अपील यानी सुरक्षित मांग जो है, सुरक्षित निवेश की डिमांड बढ़ी है। और अगर हम लेवल्स देखें तो एक बार फिर से यहाँ पर उच्चतम स्तर पे कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। सोने में और चांदी में भी हम देख रहे हैं बेतहाशा तेजी। इनफैक्ट अगर हम गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट के मुताबिक देखें, कुणाल, $2150 का इन्होंने यहाँ पर लक्ष्य जो है वो बढ़ा दिया है। आपको लगता है कि सोने कीमतों को इतना पुश मिलेगा, और फैक्टर्स क्या जियोपॉलिटिकल ही होंगे? जिस तरह से हम यूक्रेन और रशिया के बीच तनातनी बनते हुए देख रहे हैं, क्या यही सोने को और ऊपर लेके जाएगा? जी हाँ, जियोपॉलिटिकल रीजन इज वन ऑफ द रीजन कि उसके कारण गोल्ड ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि जब जब हम देखते हैं ऐसा थ्रेट आता है तो गोल्ड में ऑटोमेटिकली एक जियोपॉलिटिकल प्रीमियम बिल्ट हो जाता है, क्रूड में एक ऐसा प्रीमियम बिल्ट हो जाता है। बट इंटरेस्टिंगली आगे जाके ये जो विश्व की सेंट्रल बैंक्स जो लिक्विडिटी कम करने वाली है इन्फ्लेशन कम करने के लिए, तो इससे आपको स्लो डाउन दिखेगा वेस्टर्न इकोनॉमीज में, बहुत सारी इकोनॉमीज में।
और इसके कारण गोल्ड मुझे लगता है बहुत ही अच्छा विकल्प उभर के आएगा। जब ये ग्लोबली आप देखेंगे स्लो डाउन स्टार्ट होता है तो ये जो बॉन्ड यील्ड भी बढ़ी हुई है ये भी नीचे आ जाएगी, और जैसे ये स्लो डाउन बढ़ता है तो सेंट्रल बैंक्स को फिर से जो मॉनेटरी टाइटनिंग कर रहे हैं उसको स्टॉप करना पड़ेगा। ये सभी इंडिकेट कर रहे हैं कि गोल्ड का आने वाले दिनों में भविष्य बहुत अच्छा है। मेरी राय में ये साल $2100 का टारगेट कंजर्वेटिवली आ सकता है, और अभी फिलहाल $1850 चल रहा है। सो मौजूदा स्तर से $200 से $250 की तेजी अगर गोल्ड में होती है तो मैं सरप्राइज नहीं होगा। पर ये जर्नी बहुत वॉलेटाइल रहने वाली है, क्योंकि जब यूएस में इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तब एक नीजक रिएक्शन आएगा। सो जब भी आपको ऐसे कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, ऐसा कोई करेक्शन आता है, उस पर आप गोल्ड में ज़रूर बाइंग कीजिए। गोल्ड का फंडामेंटल आउटलुक बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है आने वाले साल के लिए। चांदी में भी क्या ये असर फैलता हुआ हम देख रहे हैं, क्योंकि चांदी में भी हम तेजी पर ही कारोबार हो रहा है। सिल्वर का भी आउटलुक पर भी मेरी राय में ये साल पॉइज्ड है, डिमांड साइड से बहुत ही अच्छा है सिल्वर। सो मेरी राय में आपको कंजर्वेटिवली सिल्वर के प्राइजेस इंडियन मार्केट में 70,000 to 75,000 फर्स्ट हाफ में, और लेटर आपको फिर से अराउंड 80,000 के आसपास जाते हुए देखने मिल सकते हैं। सो पूरे साल का सिल्वर का आउटलुक भी बहुत बुलिश है। इनफैक्ट 2 से 3 साल का सिल्वर का आउटलुक अच्छा लग रहा है। ऑलराइट, अब अगर किसी को सोने में पैसे लगाने हैं कुणाल, तो मुझे बताएं, ये तो कीमतें बहुत ऊपर है, तो अभी फिलहाल सोना खरीदना चाहिए? जी हाँ, सी देखिए, आपको अभी सोना क्यों लेना है वो इम्पोर्टेंट है। आपको अगर सोना धीरे धीरे लगता है 57-58,000 हो जाएगा तो आप इवन 49,000 पे लेते हैं और नीचे में 47 होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर आपको ऐसा है कि मुझे तो वॉलेटिलिटी आने वाली है, सो आपको अगर थोड़ा बहुत करेक्शन में लेना है तो आप वेट कर सकते हैं। छोटे मोटे करेक्शन तो गोल्ड में आता ही रहता है। सो मेरी राय में गोल्ड का फंडामेंटल तेजी ही है, ऊपर नीचे वॉलेटिलिटी आती रहेगी, बने रही है। 57-58,000 के टारगेट के लिए आप खड़े रह सकते हैं 2 साल में। ऑलराइट अर्नव जी, अक्सर हम इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाने की जब बात करते हैं तो इतने शॉर्ट टर्म टारगेट्स के लिहाज से कोई भी निवेश विकल्प को पोर्टफोलियो में नहीं डालते हैं, लेकिन हर कोई चाहता है कि इस मौके को भुनाया जाए। जिस तरह की तेज़ी अभी दिखाई दे रही है, आने वाले वक्त में जो तेज़ी दिखाई दे रही है, जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं, सोना एक ऐसा एसेट क्लास है जो एनीवेज आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। क्या वक्त आ गया है कि इसमें एलोकेशन थोड़ा सा और बढ़ा दिया जाए? क्या कहेंगे? देखिए, आप कहते हैं कि आपके पोर्टफोलियो का अराउंड अप टू 10% आप इस प्रकार की कमोडिटीज में डालिए, जहां पर सोना हो, चांदी हो, तो उससे आपके पोर्टफोलियो को एडिशनल डाइवर्सिफिकेशन मिलता है। खास करके क्योंकि जब इस प्रकार की संकट की स्थिति आती है इक्विटी मार्केट्स और उसमें, तब ये एसेट क्लासेस जो है वो अच्छा करते हैं। अब अच्छी बात ये है कि आज की तारीख में इन्वेस्टर्स के पास एडिशनल ऑप्शंस भी है, क्योंकि थोड़े महीने पहले तक वो अगर उनको इन्वेस्ट करना था तो वो सिर्फ गोल्ड में कर सकते थे इन टर्म्स ऑफ रिटेल इन्वेस्टर जो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहता है, क्योंकि गोल्ड ईटीएफ थे, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स है, ये सब ऑप्शंस थे। अब क्योंकि सिल्वर ईटीएफ भी आ गए हैं, तो इस हिसाब से जो निवेशक है उनके लिए एक एडिशनल चॉइस भी है कि वो अपना जो एक्सपोजर है कमोडिटीज की तरफ से, खास करके प्रेशियस मेटल्स की तरफ से, वहां पर वो गोल्ड और सिल्वर दोनों को ऐड कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से सिर्फ क्योंकि आज की तारीख में आपको गोल्ड सिल्वर थोड़ा ऊपर जा रहा है, उस हिसाब से आपको ऐड करना ये एक सिर्फ वन एंड ओनली वन रीजन नहीं होना चाहिए। लेकिन क्योंकि आपके पोर्टफोलियो में एक्सपोजर चाहिए और आपको आगे जाते हुए थोड़ा अपना इन्वेस्टमेंट भी वन टाइम नहीं करना है, ब्रेकअप करते करते करना है, क्योंकि आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी अच्छे लेवल्स पे और लोअर लेवल्स पे थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट करने की। तो रेगुलरली निवेश करके आप अपना ये जो एक्सपोजर है वो धीरे धीरे करके थोड़ा बढ़ा सकते हैं, लेकिन याद रखिए कि बहुत ज्यादा भी यहाँ एक्सपोजर लेना जरूरी नहीं है। ये गोल्ड इन्वेस्टमेंट के पॉइंटर्स नहीं बने।
चलिए अब थोड़ा सा इसको बारीकी से देखते हैं कुणाल, क्योंकि बहुत सारे निवेश के विकल्प हैं। देखिए आज की तारीख में अगर हमें सोने में निवेश करना हो तो मौजूदा हालात को देखते हुए आपका सबसे प्रेफर्ड वे इन्वेस्टमेंट का सोने में कौन सा है? आई थिंक फर्स्ट सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, सेकंड अगर बात करेंगे तो गोल्ड ईटीएफ में बाय कर सकते हैं, थर्ड आप गोल्ड फ्यूचर्स लेके डिलीवरी ले सकते हैं और फोर्थ विल बी फिजिकल। सो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड सबसे बढ़िया विकल्प है बिकॉज ऑफ द 2.5% इंटरेस्ट विच वी आर गेटिंग फ्रॉम पर एनम इंटरेस्ट विच वी आर गेटिंग इन सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। इसी को बारीकी से समझते हैं, ये कब और कहां से हम निवेश कर सकते हैं इनमें, अर्नब जी? अगर आपको ये सॉफ्ट गोल्ड बॉन्ड लेने हैं तो आपके पास दो विकल्प है इन टर्म्स ऑफ कि एक तो पहला ये है कि रेगुलरली एट रेगुलर इंटरवल्स नए नए इस सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स के इश्यूज बाहर आते हैं। तो जब ये नया इश्यू आता है तब आप वहां से ले सकते हैं, क्योंकि उस टाइम के प्राइस पे आपको जो बॉन्ड है वो मिलेगा और उस पर फिर आपका 2.5% इंटरेस्ट चालू हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि ये ट्रेड भी होते हैं, तो आप वहां सेकेंडरी मार्केट से भी इसे ले सकते हैं अगर लिक्विडिटी हो तो ये आपके पास दो ऑप्शंस हैं जहां से आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स अपने पोर्टफोलियो में निवेश कर सकते हैं। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपका जो सोने में निवेश का जो टाइम पीरियड का होराइजन है वो इसके मैच्योरिटी से मिलना चाहिए, क्योंकि तभी आपके लिए ये एक एप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा, वरना आपके पास दूसरे सारे भी ऑप्शंस हैं जहां पर आप सोने में एक्सपोजर ले सकते हैं। अच्छा, आजकल कुणाल डिजिटल गोल्ड भी बहुत ज़्यादा चला है, मुझे ये बताएं यहाँ पर भी ऑलमोस्ट शुद्ध सोना आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं। हमने एक तरह से देखा है कि कोविड के माहौल में भी डिजिटल गोल्ड ने काफ़ी तूल पकड़ा है। अब ऐसे में ऑनलाइन खरीदारी का ये जरिया अगर हम बाकी निवेश विकल्पों से तुलना करें तो कैसा लगता है कुणाल? आई थिंक दैट इज ऑल्सो गुड। आप कौन सा प्लेटफॉर्म से ले रहे हो वो इम्पोर्टेंट है। सो क्रेडिबल प्लेटफॉर्म है जैसे MMTC है, ये सब प्लेटफॉर्म से आप लेते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिजिटल गोल्ड इज ऑल्सो गुड फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसमें अच्छा ये हो रहा है कि आपका जो टिकट साइज है वो छोटे में छोटा आप यूनिट बाय कर सकते हो। सो दैट इज पॉजिटिव। सो आपको जो ओनरशिप है गोल्ड का वो भी फील होता है। बट मैं सबसे बढ़िया विकल्प कहूँगा सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। तो उसमें भी सेम ऑप्शंस अवेलेबल है। आप सोवरेन गोल्ड बॉन्ड मेरे हिसाब से आपको इंटरेस्ट दे रहा है जो कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं दे रहा है। सो दैट इज मोस्ट प्रेफर्ड इन्वेस्टमेंट टूल फॉर गोल्ड इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। अब ये जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है अर्नब जी, इनके तो हमें किस्तों का इंतजार करना पड़ेगा जब RBI इसको रिलीज करेगा, क्या मौजूदा किस्तों में हम निवेश कर सकते हैं? आपको कि एक जो नया इश्यू आए उसके लिए अगर आपको वेट करना नहीं है तो आप सेकेंडरी मार्केट से भी इसे ले सकते हैं। तो ये ऑप्शन आपके लिए खुला है, तो वहां से आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। लेकिन डिफरेंस तो यही होगा कि मैच्योरिटी पीरियड, क्योंकि अगर आप एक एग्जिस्टिंग सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड लेते हैं तो उसका जो इश्यू डेट था और उसका मैच्योरिटी डेट कौन सा है वो आपको देखना पड़ेगा। अगर आप नया लेते हैं तो उससे क्लियरली आपको पता है कि मैच्योरिटी डेट 8 साल बाद आने वाला है, तो इससे आप अपना प्लानिंग कर सकते हैं। जिस प्रकार से आपको जब भी निवेश करना हो आपके लिए ऑप्शंस खुले हैं इन टर्म्स ऑफ टेकिंग एन एक्सपोजर टू सॉवरेन गोल्ड। डिजिटल गोल्ड कितना किफायती होगा अगर खरीदा जाए ऑनलाइन तो अर्नब जी? कीमत तो देखिए आपको मार्केट वैल्यू पर ही मिलेगी, लेकिन उसके अलावा इसकी सिक्योरिटी और इसको कैसे रिडीम करना है, किस तरह से आपको फायदा हो सकता है, ये प्रक्रिया कितनी अलग होगी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड से और बाकी तमाम निवेश विकल्पों के मुकाबले? जब आप लेते हैं तो आपको ये सिक्योरिटी पे बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि जो मेरा इन्वेस्टमेंट है वो सेफ है, इसीलिए प्लेटफॉर्म बहुत मैटर करता है। तो यहाँ पर जब आप निवेश करते हैं तो आपको गोल्ड का एक्सपोजर मिलता है डिजिटल फॉर्म में, तो ये एक अच्छी बात है। अब जब आप फॉर एग्जांपल सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड लेते हैं या आप गोल्ड ETF में निवेश करते हैं, अल्टीमेटली आपका एक्सपोजर तो गोल्ड पर ही है और गोल्ड प्राइस से मिला जुला है।
यानी कि सभी ऑप्शंस में जैसे जैसे गोल्ड की प्राइस की मूवमेंट होती है वैसे आपकी गोल्ड की होल्डिंग की वैल्यूज में चेंज आएगा। तो एक्सेप्ट फॉर सोवरिन गोल्ड बॉन्ड्स जहां पर आपको वो एडिशनल 2.5% पर एनम का इंटरेस्ट मिलता है, सभी ऑप्शंस में अल्टीमेटली जो वैल्यू है आपका इन्वेस्टमेंट का वो गोल्ड के वैल्यू से लिंक्ड है। तो इसीलिए आपने किस भाव पे खरीदा हुआ है वो बहुत मायने रखता है, क्योंकि वहीं से जब प्राइसेस बढ़ते हैं तब आपको वहां पर जो कैपिटल गेन होता है या गोल्ड के प्राइस के एक्सपोजर का गेन होता है वो आपको दिखेगा। ऑलराइट, चलिए तो ओवरऑल यहाँ पर सोने में निवेश करने का वक्त का आपको इंतज़ार नहीं करना चाहिए। हाँ, कीमतें आगे भी बढ़ेंगी और फिलहाल जो भी जो पॉलिटिकल टेंशन एक ट्रिगर बना हुआ है सोने की कीमतों को लेकर वो आगे भी बढ़ता हुआ हमें दिखाई देगा। लेकिन इस ट्रिगर के लिहाज से आपको सोने को अपने पोर्टफोलियो में नहीं डालना है। आपको एक डाइवर्सिफिकेशन और एक एसेट क्लास के तौर पर पोर्टफोलियो में सोने को शामिल करना है। कौन से निवेश विकल्प के जरिए आपको करना चाहिए? सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के जरिए, डिजिटल सोना भी आप ले सकते हैं, ETF, गोल्ड फंड भी तमाम विकल्प है। हमारे पैनलिस्टों के मुताबिक आपको सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के जरिए अगर आप निवेश करें तो आपको फायदा ज्यादा होगा। तो चलिए कुणाल, इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने शो में आकर आज तमाम बारीकियां निवेशकों को सोने से जुड़ी हुई समझाई हैं। लेकिन हम मनी मंत्रा में आगे बढ़ेंगे और जुड़ेंगे हमारे दर्शकों के साथ। श्रीकांत पारधी हमारे एक दर्शक हैं जो कि सवाल इन्वेस्टमेंट को लेकर पूछना चाहते हैं। श्रीकांत, गुड इवनिंग, थैंक यू, आपने सवाल भेजा मनी मंत्रा पर। छत्तीसगढ़ से हैं आप? जी 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 मैम। हेलो। ओके, आपकी आवाज़ थोड़ी सी मुझे कम आ रही है, लेकिन चलिए यहाँ पर आपके फंड्स में देख रही हूँ 9,000 की SIP आपकी चल रही है। आपको 2 करोड़ रुपए चाहिए। फंड्स की डिटेल्स तो है मेरे पास। LIC की कौन सी पॉलिसी होगी श्रीकांत? LIC की जीवन आनंद पॉलिसी है मैम। ये इसमें आपने 49,000 रुपए डालने हैं सालाना? नहीं मैम, ये अलग अलग है। 3,000 की एक है मतलब LIC, एक है 25,000 की, एक 20,000 की। ये आपने कब कब ले रखी है और इनकी मैच्योरिटी कब कब होनी है? इनकी मैच्योरिटी तो सब अभी 2050 के बाद में ही होगी। आपने ये किसकी सलाह पर लिया है? ये LIC एजेंट जो होते हैं उनकी सलाह पे लिया था मैं। कुछ अंदाजा है कितने साल हो चुके हैं इन तीनों पॉलिसीज में? अभी 4 साल के लगभग हुए। तीनों में लगभग 4 साल हो चुके हैं, ठीक है। देखिए, ये बहुत बड़ा अमाउंट है जो कि आप अपनी पॉलिसीज में डाल रहे हैं। इसके बजाय अगर आप एक प्रॉपर टर्म प्लान और हेल्थ कवर लेते, जो कि मुझे नहीं पता आपके पास है या नहीं, तो आपका पैसों का सही यूज होता, आपके पैसे सही जगह लगते, ठीक है। अब आपने जो पॉलिसीज ले रखी हैं उनका सम एश्योर्ड कितना है, मुझे कुछ बता पाएंगे? सम एश्योर्ड 5 लाख रुपए है दोनों जीवन आनंद का। और तीसरी? और एक का है 1 लाख रुपए के आसपास है। उसमें हर 5 साल में 10,000 रुपए का बोनस मिलता है मुझे। सर, यही पैसे अगर आपने म्यूचुअल फंड में SIP के जरिए बांट दिए होते ना तो आपको ज़्यादा मुनाफा होता। चलिए, मनी मंत्रा पे सवाल आपने भेजा है तो हम बताते हैं कि आपसे कहाँ चूक हुई है। अर्नब जी, फंड्स पे बाद में जाएंगे। पहले ना ये 49,000 रुपए का जो कुल मिला के ये 3 LIC की पॉलिसीज की बात कर रहे हैं जो कि जीवन आनंद है, इसमें से इनको कैसे निकाला जाए? देखिए, नॉर्मली तो हम कहते हैं कि आप अपना जो निवेश है और जो इंश्योरेंस है वो अलग रखिए, सिर्फ इसी और इसी वजह से कि जब आप इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस मिक्स करते हैं तो आपको जो पर्याप्त कवर चाहिए, इंश्योरेंस कवर चाहिए जो आपके डिपेंडेंट्स के लिए जरूरी है, वो नहीं मिलता। तो आप प्रीमियम बहुत भरते हैं लेकिन जो रिक्वायर्ड कवर है वो नहीं आता। तो इसी केस में यही हो रहा है कि नियरली 50,000 का प्रीमियम जा रहा है लेकिन जो इंश्योरेंस कवर है वो सिर्फ 11 लाख का मिल रहा है। इसके हिसाब से पहली बात तो अगर आपके पास टर्म पॉलिसी नहीं है तो
टर्म पॉलिसी लेनी जरूरी है, क्योंकि वहां पर आपको बड़ा कवर मिलेगा लेकिन प्रीमियम कम हो। ये कवरेज की दृष्टि से अगर हम बात करें तो ये करना जरूरी है। दूसरी बात ये आई कि एग्जिस्टिंग जो अमाउंट्स निवेश किए हुए हैं उसका क्या होगा, क्योंकि देखिए आप इतना सारा प्रीमियम भर रहे हैं तो उससे आपको जो कवर चाहिए वो नहीं मिल रहा है। दूसरी बात ये भी है कि आपको इंश्योरेंस में भी एक इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट आपको देखना चाहिए, क्योंकि अगर आपको सिर्फ 5 लाख रुपया मिलने वाला है और वो भी मान लीजिए 30 साल बाद, क्योंकि 2050 उन्होंने मेंशन किया था, तो ये इतनी छोटी रकम उस समय इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते बहुत मायने नहीं रखेगी। तो इसीलिए वहां पर भी जो वैल्यू इरोजन है वो होने वाला है। तो इनको ये देखना चाहिए कि अगर ये अपना जो प्रीमियम, पहले आपको टर्म कवर लेना है, वो कवरेज आ जाने के बाद आपको ये देखना है कि अगर यहाँ पर ये, या तो आप ये पॉलिसी जो है वो पेड अप करा दीजिए। पेड अप कराने का मतलब ये होता है कि आपने जितना प्रपोर्शन में जो प्रीमियम भरा हुआ है उतना ही आपको कवर मिलेगा उस प्रपोर्शन में, ये करा लीजिए। क्योंकि मेरा मानना ये है कि अगर वो अपना पॉलिसी सरेंडर करने जाएंगे तो उनको शायद एक बड़ा इम्पैक्ट आएगा इन टर्म्स ऑफ कि वो कितना रकम वापस ले सकते हैं। तो आप दोनों कंपेयर कीजिए कि अगर आप सरेंडर करना चाहते हैं तो आपको कितना मिलता है और पेड अप करने से क्या होता है। क्योंकि पेड अप करने से आपको एडिशनल प्रीमियम भरना नहीं होगा, तो वो प्रीमियम आप दूसरे गोल्स के लिए डाइवर्ट कर सकते हैं और जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी है उसमें एक रिड्यूस्ड कवरेज के साथ आपकी वो पॉलिसी चालू रहेगी। फंड्स के नाम तो अब यहाँ पर इनके फंड्स पर आते हैं। बहरहाल हमारे पास बहुत डिटेल्स नहीं है इनकी पॉलिसीज़ को लेकर, लेकिन जो मूल बात हम कहना चाहते हैं श्रीकांत, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गई हो, क्योंकि यहाँ पर आपने पैसे एक तरह से देखा जाए तो काफ़ी लंबी अवधि के लिए फंसा दिए हैं। बहरहाल इसके लिए इन तीनों पॉलिसीज़ में आपको क्या करना है, अब इसको लेकर के सवाल पूछना चाहते हैं तो वापस से भेजिएगा। फिलहाल मौजूदा जो इनके फंड्स हैं उन पर आ जाते हैं। एक्सिस का ब्लू चिप है, एसबीआई का ब्लू चिप है, एसबीआई बैंकिंग एंड फाइनेंशियल है, एक्सिस का ट्रिपल एडवांटेज है। ये एसआईपी 6,500 रुपये से बढ़ाना भी चाहते हैं। एनपीएस में भी ये निवेश कर रहे हैं 11,500 का, तो उसको तो हम अलग छोड़ देते हैं। लेकिन ये जो इनके पास 4 फंड्स हैं इसमें तो बिल्कुल भी डाइवर्सिफिकेशन नहीं है। इनको तो बुनियादी तौर पे अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। अर्नब जी, मेरे हिसाब से देखिए, इनका पहले हम देख लेते कि गोल क्या है। गोल में उनको 2 करोड़ रुपया चाहिए और वो भी काफी समय बाद, यानी कि समय उनके पास अच्छा है। तो अगर मान लीजिए कि उनका पोर्टफोलियो 12% पर एनम भी कमाता है, तो उस हिसाब से उनको जो निवेश करना है वो 11,000 से 12,000 तक पर मंथ करना है। तो उस हिसाब से ऑलरेडी उनका एक पोर्शन ऑफ द इन्वेस्टमेंट हो रहा है और एडिशनल 6,500 वो निवेश करना चाहते हैं। अब जब आप कोई भी पोर्टफोलियो बनाते हैं तो 2-3 चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए कि इंटरनल एक्सपोजर पोर्टफोलियो का कैसा है, फंड हाउस वाइज एक्सपोजर कैसा है, कौन सी फंड में या कौन से स्कीम में आप पैसा लगा रहे हो और वहां पर आप कितना लगा रहे हो। यहाँ पर एक तो अगर आप पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन के दृष्टि से देखें तो जो बैलेंस होना चाहिए वो पोर्टफोलियो में बैलेंस नहीं है, क्योंकि 2 लार्ज कैप फंड्स हैं, फिर आप देखें तो एक सेक्टोरल या थीमेटिक फंड है और एक अक्रॉस एसेट क्लासेस फंड है जो 3 एसेट क्लास में निवेश करता है। तो ये इसमें एक ओवरऑल स्ट्रैटेजी नहीं दिखती और एक्सपोजर जो होना चाहिए वो नहीं होता। दूसरी बात यह है कि जो अमाउंट्स निवेश किए हैं वो भी काफी वेरी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो ब्लू चिप फंड है एसबीआई का, वहां पर 6,500 जा रहा है, जबकि एक्सिस के ब्लू चिप में 1,000 जा रहा है, एसबीआई बैंकिंग में सिर्फ 500 जा रहा है। तो जो मटीरियल अमाउंट का जो बैलेंस होना चाहिए वो भी नहीं है। तो मेरे हिसाब से इनको 2 चीजें करनी है। पहले तो जो एग्जिस्टिंग अमाउंट जा रहे हैं उसमें से जो एक्सिस ब्लू चिप और एसबीआई बैंकिंग में जो एसआईपी जा रही है वो उनको बंद करना, क्योंकि अमाउंट्स भी छोटे हैं एज कंपेयर टू दी ओवरऑल इन्वेस्टमेंट और ये कोई एडिशनल बेनिफिट पोर्टफोलियो को नहीं देता। तो ये बंद करके जब आप बंद करेंगे तो 1,500 रुपया
यहाँ से, और इसके अलावा 6,500 रुपीज एडिशनल जो निवेश करने हैं, ये मिला के आपके पास 8,000 रुपया हो गए। जब आप ये 8,000 रुपीज का एसआईपी का नई एसआईपी चालू करेंगे, तब आपके पोर्टफोलियो में सही तरह से बैलेंस आ जाएगा। तो उसमें मेरे हिसाब से उनको 4 फंड ऐड करने हैं, जिसमें एक है कैनरा रोबेको इमर्जिंग एक्विटीज फंड। ये कंसिस्टेंट परफॉर्मिंग फंड है अक्रॉस मार्केट साइकिल्स, उनका अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड भी है, तो ये एक अच्छा फंड है जो थोड़ा बैलेंस लाएगा। दूसरी बात है, उनको थोड़ा एक्सपोजर मिड कैप स्मॉल कैप कैटेगरी में भी लेना चाहिए, तो उस हिसाब से कोटक इमर्जिंग इक्विटीज फंड जो मिड कैप एक फंड है, और निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। तो ये अगर इस प्रकार से ये अमाउंट यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर दे, 3-3 हजार ये दो मिड और स्मॉल कैप फंड में, और 2,000 जो कैनरा रोबेको का इमर्जिंग इक्विटीज फंड है, तो अक्रॉस मार्केट कैप्स भी थोड़ा पोर्टफोलियो में बैलेंस आ जाएगा, अलग अलग फंड हाउसेस के फंड आ जाएंगे, और एट द सेम टाइम अच्छा एक्सपोजर मिलेगा, डाइवर्सिफिकेशन मिलेगा। तो ये करने से वो फिर अपने गोल पे आगे बढ़ सकते हैं, और ओवरऑल ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम रेगुलर निवेश करते रहें और निवेश धीरे धीरे करके बढ़ाते रहें, क्योंकि ये एडिशनल अमाउंट जो है वो उनके दूसरे गोल्स के लिए भी काम आए। पूर्वक आपको तमाम जानकारियां दे दी गई हैं आपके पोर्टफोलियो पर। श्रीकांत, तो बदलाव करें तुरंत प्रभाव से। और हाँ, एक बार फिर आपको बोलना चाहती हूँ कि आपकी LIC पॉलिसीज को लेके अगर सवाल पूछना चाहते हैं तो आपको अपना सवाल हमें वापस से व्हाट्सएप कर देना है। बहरहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए पर्सनल लोन की, जिसके लिए हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं बैंक बाजार के CBO पंकज बंसल। पंकज जी, स्वागत है आपका। अब पर्सनल लोन क्यों ज़रूरी है और लोगों को क्यों लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, उससे पहले मैं चाहती हूँ कि कोविड के दौरान जो हमने पर्सनल लोन की डिमांड में तब्दीली देखी है ना, उसको थोड़ा सा हम समझना चाहते हैं। लोगों ने कितना ज़्यादा या कम पर्सनल लोन लिया है कोविड के दौरान। आर्थिक अनिश्चितता के कारण हमने देखा है कि यहाँ पे सरकार ने काफ़ी हद तक राहत देने की कोशिश की है, लेकिन लोगों में इमरजेंसी के तौर पे पर्सनल लोन की डिमांड बढ़ी है। आंकड़े क्या कहते हैं पंकज? देखा है कि पर्सनल लोन कोविड में डिमांड साइड पे तो काफी बड़ा है। काफी लोगों का नंबर्स अगर हम देखने जाएंगे, बैंक्स के, NBFCs के बड़े हैं, तो डिमांड साइड का तो कर्व ऑब्वियसली ऊपर गया है, बिकॉज लोगों को जरूरत थी, इमरजेंसी थी, काफी लोगों को लगा था कि कि काफी चीजों की जरूरत के आइटम्स उनको करना था। बट अगर मैं सप्लाई साइड पे देखूंगा तो थोड़ा सा चैलेंज रहा है कोविड में, क्योंकि बैंक्स, NBFCs में, क्योंकि जब तक जॉब एम्प्लॉयमेंट वगैरह का थोड़ा फाइट होने लग गया था, तो थोड़ा सा लॉकडाउन की वजह से और काफी इकोनॉमिक एक्टिविटी हैम्पर होने की जगह से सप्लाई साइड पे थोड़ा सा गैप था। जबकि अगर आप RBI का तीसरा फैक्टर देखेंगे तो RBI का डेटा तो यही बोलता है कि भैया इंटरेस्ट रेट्स तो काफी कंट्रोल में रहे, आपके रेपो रेट्स वगैरह काफी कंट्रोल में थे, तो वहां से सपोर्ट मिला था। बट ओवरऑल अगर मैं मार्केट को सब मिला के सारे फैक्टर्स देखूंगा तो ग्रोथ हुआ है पूरा मार्केट का लास्ट ईयर के हिसाब से। अभी नंबर्स प्री कोविड लेवल्स पे ऑलरेडी आ गए हैं सारे बैंक्स के, और काफी अच्छे से हम इनका इन्वेस्टमेंट साइकिल्स देख रहे हैं। तो ओवरऑल मार्केट बड़ा है पर्सनल लोन का पिछले 1.5 से 2 साल में, और ये आगे भी हमारा एक्सपेक्टेशन यही है कि इसको आगे बढ़ता ही रहेगा, क्योंकि इसमें काफी चेंजेस मार्केट में आए हैं। पर्सनल लोन में काफी चीजें डिजिटलाइज हो गई हैं पिछले 1.5 से 2 साल में, जिसका ओवरऑल इम्पैक्ट आपका, मैं उसको बोलूंगा, फाइनेंशियल इंक्लूजन पे काफी पड़ा है टेक्नोलॉजी की वजह से। ऑलराइट, यहाँ पर पर्सनल लोन को लोग तवज्जो तो बहुत दे रहे हैं, ज़रूरत भी है, और इस लिहाज से लोग पर्सनल लोन ले भी रहे हैं, लेकिन इसकी अदायगी मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी चिंता आपके लिए बन सकती है। साथ ही अनसिक्योर्ड लोन के तहत अगर हम देखा जाए तो फाइनेंशियल प्लानिंग के लिहाज से, आपके पोर्टफोलियो के लिहाज से आपके पास पर्सनल लोन ना हो तो बेहतर है, क्योंकि अभी अगर हाल ही में हम सबसे कम इंटरेस्ट रेट देखें, बैंक ऑफ महाराष्ट्र 60 महीनों के लिए अगर आप 10 लाख तक का लोन लेते हैं तो आपको लगभग 8.95% के जितना या उससे कम के आसपास का लोन दे रहा है वहां पर। दूसरी ओर अगर हम देखें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, अगर हम 5 से 15 लाख के आसपास का लोन देखें 60 महीने के लिए, तो आपको 8.90 से लेके 13% तक के आसपास का लोन दे रहा है। तमाम बैंक जो है
SBI भी अगर हम देखें तो आप लगा लीजिए यहाँ पर 25,000 से लेके 20 लाख तक के लोन अगर आप 6 से 72 महीने तक का लेना चाहते हैं तो 9.60 से लेके 15.65 ऑलमोस्ट 15.5% से थोड़ा सा ऊपर का आपको रेट दे रहा है। तो अर्नब जी, रेट के लिहाज से तो इंटरेस्ट रेट के लिहाज से तो पर्सनल लोन आपको लेना ही नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक तो ब्याज दर ज़्यादा है और दूसरा कहीं ना कहीं आपकी जो फाइनेंशियल प्लानिंग की रणनीति होती है, जो आपका बैंक बैलेंस होता है, वो गड़बड़ा जाता है। लेकिन देखिए, बैंक्स इसको बहुत ज़्यादा पुश कर रहे हैं। लगातार हम देख रहे हैं कि आप अखबार उठा लीजिए, कहीं पर भी आप देख लीजिए, आप ऑनलाइन भी देख लीजिए, बैंक्स जो हैं अपने पर्सनल लोन को बेस्ट ऑफर के तौर पर पिच भी कर रहे हैं। अब ऐसे में किन सूरतों में आपको पर्सनल लोन लेना चाहिए, सवाल ये है। देखिए, जब भी आप कोई भी लोन के बारे में बात करें तो दो फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं कोई भी व्यक्ति के लिए, इंडिविजुअल के लिए। एक होता है द एबिलिटी टू गेट अ लोन, यानी कि आप लोन ले पा रहे हो या नहीं। दूसरा होता है कि जब आप कोई लोन लेते हो तो वो आपको कितनी आसानी से मिलता है और किस कॉस्ट पे मिलता है। तो ये दो फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जब कोई व्यक्ति कोई अपने स्पेसिफिक फाइनेंशियल नीड के लिए लोन नहीं ले पाता। क्योंकि मान लीजिए कि आपको कोई एक्सपेंस करने हैं जिसके लिए बैंक्स नॉर्मली स्पेसिफिक लोन नहीं देती, तो वहीं पर आप पर्सनल लोन की ओर मुड़ जाते हैं। या दूसरी बात ये भी होती है कि आपको कन्वीनियंस ज्यादा चाहिए, यानी कि आपको आसानी से लोन चाहिए, तब आप शायद जो इंटरेस्ट रेट होता है उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन पैसे लेने में और आसानी से लेने में आप ध्यान देते हो, तब लोग पर्सनल लोन लेते हैं। तो ये दो चीजें को आपको अपने ओवरऑल फाइनेंशियल सिचुएशन के सामने देखना चाहिए। क्योंकि फाइनेंशियल प्लानिंग में क्या होता है कि आपको जब भी आप लोन लें तो हम तो यही कहते हैं कि पहली बात तो आप देख लीजिए क्या आप कोई एसेट क्रिएट करने के लिए लोन ले रहे हैं। क्योंकि जब आप घर के लिए लोन लेते हैं तब क्या होता है कि एक सामने एक एसेट खड़ा हो रहा है। दूसरी बात ये होता है कि आपको जब भी आप कोई बोरोइंग करे, मान लीजिए कि आपको बोरोइंग करना पड़ा, जब आप बोरोइंग करें तो वो बहुत एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम ये भी कहते हैं कि जब आप क्रेडिट कार्ड के पे एक्सपेंस करते हैं तो आप प्लानिंग करके कीजिए ताकि आप ड्यू डेट तक पूरी रकम चुका दें। क्योंकि जब आप इंटरेस्ट रेट साइकिल में फंस जाते हैं तो आपका कॉस्ट बड़ा हो जाता है। इस हिसाब से, क्योंकि एक पर्सनल लोन अनसिक्योर्ड लोन होता है, आप कोई भी रीजन के लिए उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो यहाँ पर रेट्स काफी हाई जाते हैं। तो आपको सिर्फ कॉस्ट की दृष्टि से रेट्स ही नहीं, लेकिन उसके साथ जो आता है, जब आप पर्सनल लोन लेते हैं तो उसके प्रोसेसिंग चार्जेस क्या है, क्या कोई एडिशनल चार्जेस उस पर लगते हैं, ये सब देख के अपना पूरा कॉस्ट कैलकुलेट करना चाहिए। और फिर देखना चाहिए कि क्या नीड इतनी है कि मुझे कहीं और से पैसे नहीं मिल रहे और क्या ये कॉस्ट एफोर्डेबल है, तो तभी आपको लेना चाहिए। कुछ और चीज़ें हैं मेरे ख्याल से पंकज, अगर आप हमें समझाएं, पर्सनल लोन लेने से पहले जो आपको समझ लेनी चाहिए, जैसे कि रिसर्च वर्क आपको किस तरह से कर लेना चाहिए, और 6 महीने पहले अगर आप पर्सनल लोन के लिए अप्लाई ना करें तो आपके लिए बेहतर होगा। ये छोटी छोटी बारीकियां हैं जो लोगों को नहीं पता होती हैं पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करने से पहले। क्या रेकमेंड करेंगे, क्या सुझाएंगे उनको? इसमें कैसा करना चाहिए, जब भी आप कोई पर्सनल लोन अप्लाई कर रहे हैं उससे पहले 3-4 जानकारी आपको पता रहना चाहिए। जैसे अर्नब जी ने बोला, एक तो आपको इंटरेस्ट रेट्स पता रहना चाहिए, पर्सनल लोन का इंटरेस्ट रेट्स क्या है, कितने टाइम में वो पर्सनल लोन डिसबर्स कर देगा। क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी की वजह से आपका पर्सनल लोन विद इन 24 आवर्स आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है, तो वो कोई भी इशू नहीं है। आपको कितने टाइम के लिए पर्सनल लोन चाहिए, जो आपका टेन्योर है, कितना आपका ज़रूरत है, वो सब आकलन करने के बाद ही आपको पर्सनल लोन लेने चाहिए। बाकी जो उसका कॉस्ट है पर्सनल लोन का, एक तो इंटरेस्ट कॉस्ट है, एक जैसे अर्नब जी ने बताया कि उसके अलावा आपको 2-3 चीजें और देखनी चाहिए। प्री पेमेंट चार्जेस कितने हैं, कि अगर मेरे पास पैसा आ गया आज से 2 महीने पहले या 4 महीने बाद, क्या वो बैंक या NBFC मेरे को अलाउ कर रहा है वापस रीपे करने। भी काफी बैंक्स ये भी बोलता है कि 1 साल तक आप लोन लेने के बाद कोई भी प्रीपेमेंट नहीं कर सकते हो। 1 साल के बाद की दर अलग होती है कि कोई बैंक आपको 2 साल में 4%, कोई 3%, ऐसे करते वेरियस बैंक्स अपना एक प्री पेमेंट क्लोजर चार्जेस भी लगाते हैं जो कस्टमर को बियर करनी पड़ती है। उसके अलावा कुछ बैंक्स के लेट पेमेंट चार्जेस होते हैं, चेक बाउंस चार्जेस होते हैं, तो वो सारे चेक
सारी चीजें कंसिडर करने के साथ ही आपको पर्सनल लोन लेना चाहिए। दूसरी चीज, आज की डेट में क्योंकि क्रेडिट प्रोफाइल के बेस पे काफी बैंक्स इवैल्यूएट करते हैं आपकी पर्सनल लोन के इंटरेस्ट रेट्स भी, तो अगर आपका क्रेडिट स्कोर वो तो आपको फ्री में किसी भी माध्यम से मिल सकता है, उसमें कोई भी कॉस्ट कस्टमर को लगता नहीं है। आपको पता है कि अगर मेरा स्कोर 750 के ऊपर है तो मेरे को टिकट साइज भी बड़ा मिलेगा, मुझे इंटरेस्ट रेट्स भी अच्छा मिलेगा और मेरे को वो फंडिंग भी विदिन एक दिन के अंदर मेरे अकाउंट में आ जाएगी। तो वो चीज आपको पता रहेगी। अगर आपका पर्सनल लोन का जो स्कोर है वो कम है, बेसिकली टोटल स्कोर है आपका कम है क्रेडिट स्कोर, तो आपको इंटरेस्ट रेट भी थोड़ा ज्यादा रहेगा और हो सकता है बैंक उसको डिनाई भी कर दे। तो ये सब फैक्टर्स आपको प्री कंसिडर करने चाहिए पर्सनल लोन के अलावा। प्लस अगर आपका एग्जिस्टिंग लोन चल रहा है तो आपको पता है कि मेरी इनकम और मेरा, जिसे हम कहते हैं कि भाई फिक्स्ड ऑब्लिगेशन कितना जा रहा है हर महीने, वो आप खुद ही कैलकुलेट कर सकते हैं और आप बता सकते हैं कि अगर मैं इतनी ईएमआई देने की उसमें क्षमता में नहीं हूँ तो मोटा मोटा वो पर्सनल लोन भी बैंक से एनबीएफसी रिजेक्ट कर देते हैं। तो ये सब फैक्टर्स अगर आप कंसिडर करेंगे उसके बाद ही आपको पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करना चाहिए, सो दैट कि आपको पता है कि ये लोन अगले इतने दिन में आ जाएगा। क्योंकि बहुत सारे कंज्यूमर्स आज की डेट में पर्सनल लोन तभी लेते हैं जब उनको सही में कोई बहुत जरूरत होती है, जैसे कि किसी को घर बनाना है, किसी को शादी करनी है, किसी को एजुकेशन में डालना है। और कोविड में तो मैंने देखा है काफी पर्सनल लोन्स इंश्योरेंस कवर नहीं है तो पैसा इमीडिएटली देना है। तो वो सब फैक्टर्स देखते हुए आपका किस तरह का स्पेंड है उस पर्सनल लोन को, आप कहाँ यूज कर रहे हो और कितना जरूरतमंद हो, उसके बेसिस पे अप्लाई करना बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। अच्छा अर्नब जी, कौन सा बैंक है जहां सबसे ज्यादा पर्सनल लोन लिए जाते हैं? अगर आप देखें तो जो प्राइवेट बैंक्स है वहां पर संख्या काफी बड़ी होती है पर्सनल लोन्स की। अभी एग्जैक्ट फिगर्स इन टर्म्स ऑफ किसका पोर्टफोलियो सबसे बड़ा है वो मुझे पता नहीं है, लेकिन जो हम देखते हैं प्राइवेट बैंक्स में ज्यादा ध्यान पर्सनल लोन्स पे होता है। इन द पब्लिक सेक्टर स्पेस एसबीआई, बीओबी, ये भी बैंक्स है जहां पर थोड़ा उनका प्रोपोर्शन ज्यादा है। लेकिन जो एग्रेसिवली पर्सनल लोन्स को प्रमोट किया जाता है या बेचा जाता है तो जो प्राइवेट बैंक्स है वो काफी आगे रहते हैं। वैसे में पंकज हमें ये समझाए कि आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो किस तरह से पर्सनल लोन की इंटरेस्ट रेट के लिए मददगार साबित हो सकता है या नहीं? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि आजकल काफी बैंक्स ने स्कीम्स लगाई हैं कि अगर आपका क्रेडिट स्कोर एक मतलब सपोज 750 से 800 के बीच में है तो आपको रेट में कंसेशन मिलता है। और एक रेट का कंसेशन कहीं पे भी वेबसाइट पर अगर एकदम से नहीं दिया जाता, बट जब आप नेगोशिएट करते हो, क्योंकि हर बैंक के साथ जब आप बात करते हो, तो मेरा ये सुझाव कस्टमर्स को भी रहेगा कि उनको एक बार बैंक से बात करना चाहिए, क्योंकि जिनका क्रेडिट स्कोर अच्छा है हर बैंक, और अगर आपने कोई डिफॉल्ट नहीं किया है पिछले अपने टेन्योर में किसी भी लोन प्रोडक्ट पे, चाहे वो कार्ड्स हो, चाहे वो होम लोन हो या कोई दूसरा पर्सनल लोन आपने लिया हो और आपने वो पैसा टाइम पे दिया है, तो वहां पे बैंक आपको लोन देने के लिए हमेशा से तैयार रहेंगे। तो अगर आपने डिफॉल्ट नहीं किया और आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो मेरा ये सुझाव रहेगा कि, क्योंकि हमेशा से पर्सनल लोन में ना रेंज बेस्ड आपको पर्सनल लोन दिया जाता है, क्योंकि फ्लोटिंग रेट्स पे रहता है। तो 8-9, जैसे आपने सही बताया, 9 से लेके 12%, किसी का 13%, किसी को 15%। तो आप जब वो नेगोशिएट करोगे, आपका जितना अच्छा क्रेडिट स्कोर होगा उतना अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलने की पूरी संभावना है किसी भी बैंक से। अगर आपका क्रेडिट स्कोर उस रेंज में 700 से 750 के बीच में है तो भी आपको पर्सनल लोन तो काफी बैंक्स देंगे, लेकिन हो सकता है रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा आपको ज्यादा लगेगा, क्योंकि उसमें रिस्क ज्यादा रहता है एज पर बैंक, क्योंकि डेटा के हिसाब से जितना अच्छा क्रेडिट स्कोर उतना रिपेमेंट कैपेसिटी कस्टमर का ज्यादा है, ऐसा माना जाता है। तो आज ये डेटा भारत के पास इतना सारा आ गया है पिछले 10 से 12 साल का, कि कोई भी चीज, अगर मैंने कोई कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन ले लिया या क्रेडिट कार्ड ले लिया या मैंने कोई होम लोन ले लिया, सबका रिपेमेंट ट्रैक आपको उस पर्टिकुलर एंटिटी, जैसे का सिबिल हो, चाहे एक्सपीरियंस हो, चाहे जो भी अपने क्रेडिट स्कोर्स की कंपनियां हैं, उनसे आपको पता चल जाता है कि बंदे का रिपेमेंट ट्रैक कैसा है। अगर वो अच्छा आ रहा है तो आपको श्योरिटी है कि आपको वो पर्सनल लोन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बेहतर ही मिलेगा जिसका लोअर स्कोर होगा। प्लस आपका इनकम कैसा है, आपका घर कहाँ पर है, वो सब फैक्टर्स भी वे किए जाते हैं ओवर एंड अबव आपका रिपेमेंट क्रेडिट स्कोर के हिसाब से, जब आपका पर्सनल लोन का फाइल को इवेल्युएट किया जाता है। बिकॉज ये तो पैसा सीधा कस्टमर के अकाउंट में चला जाता है अगर आप जब ओके करते हो तो।
तो क्लियरली यहाँ पर बात बस इतनी सी है कि जब भी आप अपने लिए पर्सनल लोन लें तो सबसे पहले तो इसको एक आखिरी विकल्प की तरह ट्रीट करें। अगर आपने अपने सारे पैसों की ज़रूरत है और कहाँ से वो ज़रूरत पूरी हो सकती है उसको लेके तमाम विकल्प अगर आपने एग्जॉस्ट कर लिए हैं, अगर कोई भी आपके पास ऑप्शन नहीं बचा है तब जाके आप पर्सनल लोन के लिए अर्जी दें। उसमें भी देखें अगर आपके पास अच्छा क्रेडिट स्कोर है तो आपको ब्याज दर में थोड़ी सी राहत भी मिल सकती है। और हाँ, लोन लेने के बाद उसकी अदायगी आपको कैसे करनी है, वो लोन कैसे चुकाना है, उसकी रणनीति लोन लेने के पहले से आपको तय कर लेनी चाहिए। तब जाके आपको पर्सनल लोन जैसा कोई कर्ज अपने ऊपर रखना चाहिए। पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और दर्शकों को पर्सनल लोन से जुड़े तमाम मुद्दों पर गाइड किया। मनी मंत्रा में हम एक बार फिर से रुक करेंगे सवालों की ओर और हमारे दर्शक श्रीधर बडगली हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। श्रीधर जी नमस्कार, कैसे हैं सर, कहां से बोल रहे हैं, कुछ बताएं अपने बारे में। हेलो, गुड इवनिंग मनी मंत्रा। मैं श्रीधर बोल रहा हूँ यहाँ वलसाड़ जिले से, गुजरात। ओके, मेरा उम्र है 35 एज। ओके, और मैं सैलरीड हूँ और मेरा एक टर्म प्लान भी है और एक हेल्थ इंश्योरेंस भी है। ओके, सो मेरी SIP चल रही है 5,000 की NPS में और 5,000 की ABSL टैक्स रिलीफ 96 में और 5,000 की DSP मिड कैप में और 5,000 की HDFC स्मॉल कैप में। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरा पोर्टफोलियो कैसा है और साथ में मेरी टर्म है 25 साल के लिए। तो एम होता है सिर्फ वेल्थ क्रिएशन के लिए, एम होगा वेल्थ क्रिएशन। तो 15,000 से ज्यादा निवेश को बढ़ाएंगे ना आप? हाँ, वो मैं बढ़ा सकता हूँ, लेकिन वही मेरे पोर्टफोलियो में रिबैलेंस चाहिए या वही चलेगा? चलिए, फंड्स तो ठीक है मेरे ख्याल से। अर्णव जी, कोई बदलाव करने की जरूरत है या कोई एडिशन आगे चलते हुए आप इनको रेकमेंड करेंगे? मेरे हिसाब से अगर आप देखें तो इनका ओवरऑल जो पोर्टफोलियो एक्सपोजर है उसमें डेट की तरफ जो झुकाव होना चाहिए वो तो पूरी तरह से इन्होंने अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स यूज करके किया हुआ है। अब जब आप म्यूचुअल फंड्स का एक्सपोजर की तरफ आते हैं तो उसमें इनके पास 3 फंड है, जिसमें एक टैक्स सेविंग फंड है जो 3 साल के लॉक इन के साथ आता है और स्पेसिफिकली टैक्स बचाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो अगर इनको जब भी इनको टैक्स सेविंग की जरूरत ना हो सेक्शन 80C में, तब वो इस फंड में निवेश ना करे, ये एक चीज है। दूसरी बात है कि अगर पोर्टफोलियो में जो 2 दूसरे फंड ऐड किए हुए हैं वो सिर्फ मिड कैप और स्मॉल कैप फंड है, तो ये पोर्टफोलियो में इंटरनल इम्बैलेंस हो जाता है, क्योंकि पोर्टफोलियो में ये जरूरी है कि आपके पास लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, ये तीनों सेक्टर जो है उसमें अच्छी तरह का संतुलन हो। तो सिर्फ मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स पोर्टफोलियो में होने से क्या होगा कि वॉलेटिलिटी बढ़ जाएगी, रिस्क बढ़ जाएगा और चांसेस ये है कि आप एक मार्केट का बड़ा हिस्सा जो है उसका आप बेनिफिट ले नहीं सकते। तो ये जो एग्जिस्टिंग मिड कैप और स्मॉल कैप फंड इन्होंने जो चूज किया है उसमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन उनके पोर्टफोलियो में लार्ज कैप की तरफ थोड़ा झुकाव होना चाहिए। उस हिसाब से मेरा ये मानना है कि उनको एक प्योर लार्ज कैप फंड ऐड करना चाहिए, जैसे कि मिराई एसेट का लार्ज कैप फंड हो, और उसके साथ एक फ्लेक्सी कैप फंड भी वो ऐड कर सकते हैं जैसे कि UTI फ्लेक्सी कैप। तो इससे पूरे पोर्टफोलियो में थोड़ा रीबैलेंसिंग इन टर्म्स ऑफ एक्सपोजर हो जाएगा, ब्रॉड बेस्ड हो जाएगा और फिर जो उनका जो लॉन्ग टर्म का गोल है उसके लिए ये पूरा पोर्टफोलियो सक्षम होगा। तो इसके ये 2 फंड्स ऐड करने के बाद फिर वो रेगुलरली इन स्पेसिफिक फंड्स का परफॉर्मेंस वो चेक करते रहना चाहिए, मॉनिटर करते रहना चाहिए, ताकि अगर ओवर अ कंसिस्टेंटली लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कोई स्पेसिफिक फंड अंडर परफॉर्म करता है तो उसी कैटेगरी में वो उससे बदलकर कोई दूसरा फंड ले सकते। लेकिन एग्जिस्टिंग फंड का पोर्टफोलियो में ये लार्ज कैप का एक्सपोजर जरूरी। ऑलराइट, चलिए श्रीधर जी, कोई सवाल पूछना चाहते हैं? लार्ज कैप के लिए मैंने वो NPS में एग्रेसिव प्लान लिया है जहाँ पे बेंचमार्क निफ्टी 50 होता है, तो मैंने उसके लिए वहाँ पे लार्ज कैप ऐड नहीं किया है SIP के लिए।
यहाँ पे आपको एक लार्ज कैप ऐड कर लेना चाहिए, और अगर करना हुआ तो कौन सा रेकमेंड करेंगे आप अर्नब जी? आपने मिरर एसेट लार्ज कैप शायद इनको रेकमेंड किया हुआ है, तो आपको ये श्रीधर जी अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए। यूटीआई फ्लेक्सी कैप भी आपको रेकमेंड किया गया है, तो ये बदलाव करें, ये आपके लिए बेहतर होगा। और एनपीएस में हालांकि आपने एक लार्ज कैप का एक्सपोजर ले रखा है, लेकिन आपको समझना होगा कि वो एक गोल ओरिएंटेड निवेश है, रिटायरमेंट के लिए ही है। आप अलग से अगर एक लार्ज कैप फंड में पैसे डालते हैं तो आपको अगर ज़रूरत पड़ सके किसी लक्ष्य से उसको बांधते हैं तो आपको वो पैसे काम आएंगे। फिलहाल जो आपने एनपीएस में लगा रखे हैं वो तो लॉक्ड इन है 60 साल तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला सवाल राजेश भाई धीरू भाई का मैं लूँगी। और इन्हें एसआईपी की शुरुआत इन्होंने कर रखी है 5 अलग अलग फंड्स में। एक्सिस का ब्लू चिप है, स्मॉल कैप है, फ्लेक्सी कैप है, कोटक का फ्लेक्सी कैप है, एक्सिस माफ़ कीजिएगा कोटक का स्मॉल कैप है, एक्सिस का फ्लेक्सी कैप है, कोटक इमर्जिंग इक्विटी है इनके पास, और मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक है इनके पास। अब ये कह रहे हैं कि 20 साल तक 1 करोड़ रुपए इनको इस निवेश से इकट्ठा करने हैं, तो एसआईपी तो साफ तौर से बढ़ाने की ज़रूरत होगी। अर्नब जी किस फंड में कितनी बढ़ाएं? देखिए उनका जो गोल है वो एग्जैक्ट अमाउंट रीच करने के लिए उनको मंथली एटलीस्ट 10,000 अमाउंट की एसआईपी करनी होगी। आज की तारीख में अगर हम देखें तो ये एसआईपी सिर्फ 5,000 की है, यानी कि ये अमाउंट को उनको धीरे धीरे करके डबल करना होगा। तो वो धीरे धीरे करके बढ़ा सकते हैं और 10,000 तक एटलीस्ट फॉर दिस स्पेसिफिक गोल वहां तक पहुंच सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ फंड्स का जो ब्रेकअप है उसमें अच्छा स्प्रेड उन्होंने किया हुआ है, लेकिन बहुत ज्यादा एक्सपोजर सिर्फ एक ही फंड हाउस पे लेना भी एक सही स्ट्रैटेजी नहीं होगी। तो इसीलिए क्योंकि एक्सिस में उनका जो एक्सपोजर है उसमें 2 फंड्स है, तो मेरे हिसाब से एक एक्सिस का फंड जो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी वाला है वहां से उनको बदल के जो यूटीआई का फ्लेक्सी कैप है उसमें चले जाना चाहिए। दूसरी बात ये है कि उनके पोर्टफोलियो में एक इंटरनेशनल फंड भी है, ये भी एक अच्छी बात है, क्योंकि जैसे जैसे आपका पोर्टफोलियो का साइज बड़ा होता है तो आपको ओवरऑल डाइवर्सिफिकेशन के हिसाब से इंटरनेशनल एक्सपोजर भी लेना चाहिए। लेकिन इन्होंने जो फंड लिया है वो सिर्फ नैस्डैक का एक्सपोजर देता है। तो नैस्डैक जैसे हमें पता है कि टेक हैवी है, वहां पर कई जो बड़ी कंपनीज है उसका वेटेज भी ज्यादा है, तो ये एक वेल डाइवर्सिफाइड फॉरेन एक्सपोजर नहीं होगा। तो मेरा मानना है कि जो नैस्डैक का फंड है उससे वो बदल के एक डाइवर्सिफाइड फंड जो यूएस में निवेश करता हो, जैसे कि प्रू आईसीआईसीआई का यूएस ब्लू चिप इक्विटी फंड है, उसमें चले जाए, ताकि उसमें क्या है कि उसमें उनको थोड़ा जो टेक कंपनीज है यूएस की, दुनिया की सबसे बड़ी, उसका भी एक्सपोजर मिलेगा, लेकिन उसके साथ भी दूसरे कंपनीज का भी एक्सपोजर होगा, तो वहां पर भी थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन और रिस्क कम होगा। तो ये 2 अगर ये बदलाव करते हैं और अपना निवेश धीरे धीरे करके बढ़ाते हैं तो फिर उनके गोल तक पहुंचना उनके लिए आसान हो जाएगा। बढ़ते हैं, और धर्मेंद्र हमारे दर्शक का सवाल मैं लूँगी, और ये हमारा फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, और इनकी उम्र 38 साल की है, सरकारी नौकरी में है, और एनपीएस में अभी 20 लाख बैलेंस है, पीपीएफ इन्होंने अभी शुरू किया है 15,000 रुपये। 15 से 20,000 रुपये अब कह रहे हैं कि ये मंथली एसआईपी कर सकते हैं। बच्चों की पढ़ाई और शादी का लक्ष्य है, और क्या लक्ष्य है वो नहीं बताया, लेकिन इनको शेयर मार्केट में भी निवेश करना है। इनका कुल मिला के पूरे निवेश पोर्टफोलियो में से जो टारगेट है वो 1.5 करोड़ का होगा। तो एनपीएस और पीपीएफ तो खैर मैं अभी छोड़ देना चाहती हूँ, लेकिन उसके अतिरिक्त जो 15 से 20,000 रुपये का ये इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हैं ना, उनके लिए आप इनको फंड बता दीजिए। देखिए अगर आप इनका जो पूरा निवेश की उनकी स्थिति देखें तो वो एज फार एज इक्विटी मार्केट्स आर कंसर्न, वहां पर एक वो नए निवेशक है। तो नए निवेशक को नॉर्मली हम यही कहते हैं कि आप म्यूचुअल फंड से शुरुआत कीजिए, वहां पर एक्सपीरियंस ले लीजिए, वॉलेटिलिटी का भी आपको एहसास हो जाएगा, और फिर ये सब होने के बाद फिर आप
अगर आपको यहाँ अच्छी समझ आ गई हो तो फिर डायरेक्ट इक्विटी में जाइए। तो मेरे हिसाब से इनको 15 से 20 हजार का निवेश करना है वो इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स से ही करना होगा, क्योंकि इनका जो रिटायरमेंट का एक्सपोजर है वो एनपीएस और पीपीएफ से आ रहा है, डेट एक्सपोजर भी वहां से आ रहा है, तो ये इनकी डेट को एडिशनल एक्सपोजर की जरूरत नहीं है। तो अगर हम इक्विटी पोर्टफोलियो के बारे में बात करें तो इसमें वो एक अक्रॉस द बोर्ड 5 फंड का समावेश उसमें कर सकते हैं, जिसमें सभी प्रकार के मार्केट कैप का एक्सपोजर हो। तो मेरे हिसाब से एक लार्ज कैप फंड जैसे कि मिराई एसेट का लार्ज कैप फंड, फिर कैनेडा रोबेको का इमर्जिंग इक्विटीज फंड जो एक दूसरी कैटेगरी का है, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में जैसे हमने दूसरे निवेशक को भी बताया यूटीआई का फ्लेक्सी कैप अच्छा है, और मिड कैप और स्मॉल कैप में कोटक का इमर्जिंग इक्विटीज मिड कैप सेक्टर के लिए और एक्सिस का स्मॉल कैप कैटेगरी। अगर ये 5 फंड में अपना जो 20,000 का निवेश है वो 4-4 हजार की तरफ से वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, तो ओवरऑल पोर्टफोलियो में उनको कई सारे स्टॉक्स का भी एक्सपोजर मिलेगा, वॉलेटिलिटी भी कंट्रोल हो जाएगी और ये एक स्टेबल पोर्टफोलियो रहेगा, जिसे वो फिर रेगुलरली हर 6 महीने मॉनिटर करके देख सकते हैं कि ये फंड्स कैसे परफॉर्म कर। तो हमने यहाँ पर दर्शकों के सवाल जितना हो सका देने की कोशिश की है। हालांकि अगर फ़ोन नंबर्स आप देते हैं तो फ़ोन भी उठा लिया करें तो बेहतर होगा, लगे हाथों आप हमसे बात भी कर पाएंगे और आपसे हमको जो सवाल पूछने हैं, जो इन्फॉर्मेशन आपने नहीं दी है वो लेकर हम एक्सपर्ट से आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छी तरह से करवा सकते हैं। बहरहाल अर्नब जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, समय निकाला आपने और दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग की। मनी मंत्रा में मुझे भी इजाज़त दें, लेकिन हाँ अपने